नमस्ते टू ऑल। आई वेलकम यू इन द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। लास्ट टाइम हमने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से जो टेस्ट दिए थे उसकी जो है ना सीरीज आज हम लेके आ रहे हैं। हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चन को जिसके राइट आंसर आपके ऑप्शन क्या सही आंसर होने चाहिए। बट क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे, सो देयर इज अ चांसेस कि हम जो है ना उसको डेप्थ में नहीं ले जाएं, क्योंकि हमने क्लास में ऑलरेडी टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया था। इस टॉपिक में, इस क्लास में हम कोशिश करेंगे सिर्फ क्वेश्चन और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ही कवर करें, ताकि लिमिटेड टाइम में हमारे 20 क्वेश्चन कवर हो जाए। सो लेट्स बिगिन दिस सीरीज। द फर्स्ट क्वेश्चन, एज यू हैव ऑलरेडी सीन द इंस्ट्रक्शन, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द एनटीए। आपके 2 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर के और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा बड़ा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा यूनिट है जिसमें आपको ज्यादातर क्वेश्चन कैसे होते हैं, कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। और इस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्वेश्चन थोड़े थोड़े से लेंदी दे सकते हैं, तो आपको उससे घबराना नहीं है। बस आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा ना एज अ टीचर पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, और फिर आप आंसर की तरफ अपने आप पहुंच जाओगे। सो नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक बार देख लीजिए हिंदी में क्वेश्चन। मैं इंग्लिश मीडियम में ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर से हिंदी मीडियम में आऊंगी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम से क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा जो है ना स्टेटमेंट, कथन जो है ना अच्छा डिस्क्राइब कर रहा है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आपका क्या होना चाहिए, उसका नेचर और उसका उद्देश्य, ठीक है, सही तरीके से डिफाइन कर रहा है, ठीक है। एक बार थोड़ा हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा सेट कथन प्रकृति और उद्देश्यों को अच्छा वर्णन कर रहे हैं। सिंस द क्वेश्चन इज फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड, आपको पता होना चाहिए इट्स ऑल अबाउट टीचिंग। टीचिंग के उद्देश्य और टीचिंग की प्रकृति को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है, टीचिंग एंड एजुकेशन आर इंटीग्रली रिलेटेड, यानी कि टीचिंग और एजुकेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग और ट्रेनिंग में कोई अंतर नहीं होता है। द कंसर्न ऑफ ऑल टीचर इज टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्टूडेंट, यानी कि जब भी हम बात करते हैं शिक्षणों की, तो शिक्षक की चिंता होती है छात्रों में एक परिवर्तन को सुनिश्चित करना। और फोर्थ ऑप्शन आपका है, ऑल गुड एजुकेशन इज फॉर्मल इन नेचर, ठीक है। सारे जो अच्छे शिक्षा होती है वो औपचारिक होती है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, ए टीचर इज अ सीनियर पर्सन। टीचर हमेशा वरिष्ठ नागरिक होता है, वरिष्ठ इंसान होता है। टीचर इज अ सोशल एक्ट, टीचिंग इज अ सोशल एक्ट, ठीक है। लर्निंग इज एन इंडिविजुअल एक्ट, ठीक है। शिक्षण एक सामाजिक कार्य है, जबकि सीखना एक व्यक्तिगत कार्य है। जब मैंने ना आपको ये टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया था, टीचिंग और लर्निंग में अंतर क्या होता है, और कुछ उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए एनटीए में, आपको खुश हो जाना चाहिए। खुश इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि आपके पास ना इतने सारे ऑप्शन हैं जो है ना करेक्ट होने के, और इतने सारे ऑप्शन जो है ना आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसको आप आसानी से, जब भी इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसमें ज्यादातर जो है ना आपके ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें जो बेस्ट मेथड होता है वो है आपको एलिमिनेशन मेथड, और उससे जो है ना आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। आपको ये नहीं ढूंढना है कौन सही है, आपको ये ढूंढना है कौन गलत है। सो नाउ लेट्स कम टू द ऑप्शन। पहला है, टीचिंग एंड एजुकेशन इज इंटीग्रली रिलेटेड, ठीक है। टीचिंग और एजुकेशन इंटीग्रली संबंधित है एक दूसरे से। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड ट्रेनिंग। डू यू थिंक दैट? जब भी हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, दैट इज स्किल बेस्ड, ठीक है, आपके कौशल से संबंधित होती है। टीचिंग हमेशा आपकी क्या होती है, ये औपचारिक अनौपचारिक दोनों हो सकती है, और इट्स अ टू वे प्रोसेस, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ कोर्स होता है, ठीक है। द कंसर्न ऑफ ऑल टीचर इज टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्टूडेंट, सही लग रहा है। ऑल गुड एजुकेशन इज फॉर्मल इन नेचर, देख लेते हैं। अ टीचर इज अ सीनियर पर्सन, जरूरी नहीं है, ऐसा होता है तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, ठीक है। इट्स योर स्किल्स, इट्स योर एबिलिटी टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता है, यू कैन टीच इट बेटर, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि एक सीनियर पर्सन ही क्या होगा, टीचर बन सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी नेट कर दी गई है। व्हाई? बिकॉज इवन अ नेट कैंडिडेट कैन ऑल्सो बिकम अ असिस्टेंट प्रोफेसर। सो ई एलिमिनेटेड, एलिमिनेट किया, एलिमिनेट किया,
ठीक है, हमारे पास अब 50-50 ऑप्शन है। टीचिंग इज ए सोशल एक्ट वेयर लर्निंग इज ए इंडिविजुअल है, बिल्कुल सही। टीचिंग हमेशा क्या होता है, सोशल एक्ट होता है, जबकि लर्निंग हमारी इंडिविजुअल जो है ना, यहाँ पे हमें जनरली अनकॉन्शियस होते हुए हम चीजों को सीख लेते हैं। तो आपका एफ जो है ना, दैट विल बी द करेक्ट वन। सो ए, टीचिंग एंड एजुकेशन इज इंटीग्रली, एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना, एजुकेशन के अंदर आता है आपका टीचिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग, ठीक है, और एक दूसरे से वो क्या है, पारस्परिक संबंधित होते हैं, ठीक है। और आपका ये है सी, ऑल कंसर्न ऑफ अ टीचिंग इज टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आप में कुछ बदलाव लाना, ठीक है। ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया, बी ऑफ कोर्स एलिमिनेट हो जाना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस तो होता है, ये हमने देख लिया कैसे डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे स्किल इंश्योर करना होता है, जबकि टीचिंग में क्या होता है, टीचिंग में आपको एक सिलेबस और करिकुलम को ध्यान में रख करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। और एफ जो है, टीचिंग इज अ सोशल एक्ट। सो इन दिस वे वी कम टू द कंक्लूजन थ्रू द एलिमिनेशन। हमें ये नहीं पता है कौन सही है, हमने ये देखा कौन गलत है, और उसके थ्रू हमने पता किया कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन, ठीक है। सो इस तरीके से जब भी इस तरह से बहुत सारे आपको ऑप्शन मिले तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको ये देखना है कि कौन से ऑप्शन जो है ना वो सटीक नहीं है, और फिर उसके बाद एलिमिनेट करते हुए जो ऑप्शन बच जाएगा उस वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम आते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे, एक बार हिंदी में भी देख लेंगे अपने क्वेश्चन को, और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा हिंदी में, नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सूची को उनको पहचाने जिसमें फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहा जाएगा, ठीक है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन के बारे में आपको पता करना है। आइडेंटिफाई व्हाट वुड बी द फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। अगेन ऑप्शन जो है ना मल्टीपल है, और ये जो है ना ये आपको सजेस्ट करते हैं कि जब भी इस तरह के ऑप्शन पूछे जाए यूज एलिमिनेशन, ये जो है ना ये है एलिमिनेशन करने का तरीका, यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहे हैं सॉल्व मी थ्रू एलिमिनेशन मेथड। तो आपको इसमें से आंसर, सही आंसर ढूंढना है। और टीचर अवार्ड्स ग्रेड टू द स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स वर्क। देखिए जब हमने टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन पढ़ा था ना, तो हमने 4 तरह के टाइप्स पढ़े थे, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और फिर उसके बाद समेटिव पढ़े थे। तो जब हमने फॉर्मेटिव देखा था तो फॉर्मेटिव में हमने क्या देखा था, फॉर्मेटिव हमेशा बीच में होता है, ठीक है। प्लेसमेंट आपके शुरू में, फिर उसके बाद जो है ना फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक क्या प्रॉब्लम है, और समेटिव आपके अंत में होता है, जिसमें आपको जजमेंट के आधार पे जो है ना आपका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो अ टीचर अवार्ड ग्रेड्स टू द स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स वर्क, कोर्स वर्क करने, कंप्लीट करने की बात आ रही है, ठीक है। सो इसको आप एलिमिनेट करें। ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट इन द क्लासरूम द टीचर प्रोवाइड करेक्टिव फीडबैक, ठीक है। इंटरेक्शन के दौरान क्या करते हैं, टीचर उनको बीच बीच में करेक्ट करते हैं और फीडबैक देते हैं। Seems like a correct one because it's a during used here. A teacher gives marks to the student on the unit test. Unit test में टीचर मार्क्स देते हैं। यूनिट टेस्ट मतलब एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद उसका टेस्ट, 2 यूनिट कंप्लीट होने के बाद, तो इसी को कहते हैं यूनिट टेस्ट। और ये जो होता है ना पूरे कोर्स वर्क के बीच बीच में जो है ना पार्ट वाइज आपको करके आपकी टेस्ट ली जाती है। और टीचर क्लैरिफाई द डाउट्स ऑफ ए स्टूडेंट इन द क्लास। टीचर क्या करते हैं, बच्चों के डाउट्स को क्लैरिफाई करते हैं। ऑफ कोर्स overall performance of a student communicate and the parents interval every 3 months. Overall performance, रिमेंबर इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी समेटिव में मेजर की जाती है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे जो होता है ना आपकी यूनिट से रिलेटेड कुछ फीडबैक दे करके आपको सुधार किया जाता है। अ मोटिवेशन ऑफ लर्नर इज टू रेज्ड बाय द टीचर थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, क्वेश्चन और आंसर सेशन के द्वारा आपको आपकी मनोबल को बढ़ाया जाता है कि हाँ आप जो है ना इस तरीके से पढ़ सकते हो, और फिर ये जो है तरीका गलत है। तो यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप पहले एलिमिनेट कीजिए। ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे आपकी जज नहीं की जाती है। फिर उसके बाद A teacher awards grade to the student after completing the course work. A को भी आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद नहीं होता है। अब आपके पास 50-50 बच गया, बी सी डी, बी डी एफ। देखिए एफ तो जरूर होगा, इसमें क्या होता है क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान आपकी ये करते हैं। यहाँ पे बी सी डी है, बी सी डी, ठीक है। बी में ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट इन द क्लासरूम द प्रोवाइड करेक्टिव फीडबैक, सीम्स लाइक करेक्ट वन। सी कह रहा है द टीचर गिव्स मार्क्स टू द स्टूडेंट ऑन यूनिट टेस्ट, सही लग रहा है। डी कह रहा है द टीचर क्लैरिफाइड द डाउट ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास, ये भी सही है। फिर यहाँ पे कह रहा है बी डी एफ, डी में कह रहा है टीचर क्लैरिफाई द डाउट्स ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास। बी में है आपका ड्यूरिंग इंटरेक्शन इन द क्लासरूम टीचर प्रोवाइड्स करेक्टिव फीडबैक। और एफ में है मोटिवेशन ऑफ द लर्नर रेज्ड बाय द। देखिए अब ये दोनों जो ऑप्शन है ना, ये दोनों 50-50
इट्स अ करेक्ट वन, बट आपको उसमें क्या करना है, बेस्ट वन ढूंढना है। और एनटीए इज ऑल अबाउट दैट, आपको बेस्ट ऑप्शन की तरफ पहुंचना है। तो 50-50 हमने कर लिया, लेट्स मूव टू द करेक्ट ऑप्शन। और जो करेक्ट ऑप्शन जो है ना आपका वो है डी, ठीक है, डी, बी, डी और एफ, ठीक है। यहाँ पे सी नहीं होगा क्योंकि सी पे यहाँ पे क्या रहा है, यूनिट टेस्ट लेते हैं और मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो फीडबैक है ना, फीडबैक देना बहुत जरूरी है, फीडबैक इज द इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। तो आपका जो बी होगा ना, बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डी यानी कि टीचर डाउट्स को क्लियर करते हैं क्लास में, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना टीचर क्वेश्चन आंसर के थ्रू मोटिवेशन बढ़ाते हैं। तो ये तीनों चीजें जो होती है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट में बहुत जरूरी होती है। और आपको क्या करना है, बेस्ट ऑप्शन तक पहुंचना है। बोथ आर करेक्ट वन, बट यू हैव टू फाइंड वन ऑप्शन, एंड सिंस द बेस्ट आंसर is what given in the option number 4, so option number 4 is the correct one, ठीक है। इस तरीके से आपको एलिमिनेशन के बाद, और अगर आपको लगता है कि दोनों सही है तो उसमें जो है ना बेस्ट कौन सा है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दी गई सूची में विद्यार्थियों की विशेषता को पहचान करें, शिक्षण शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी चीजें जो है ना मदद करेगी, ठीक है। Identify the characteristic of a student from the list given below that will help to the making a teaching learning process effective, ठीक है। प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, ये जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि आपकी टीचिंग को इफेक्टिव बनाएगी। सो ए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर बच्चा पहले से ही कुछ जान के आता है ना तो उसको ना टीचर को पढ़ाने में और भी ज़्यादा जो है ना आसानी होती है, और वो जो अपने डाउट्स को और रेज कर सकता है। आपकी जो क्लासेस होती हैं वो और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाती है। क्वालिफिकेशन ऑफ द लर्नर, ठीक है, लर्नर फैमिली लीनिएज, अब आपकी जो है ना आप किस वंश से हो, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आप बी को एलिमिनेट करो, एलिमिनेट बी, ठीक है, बी को हमने एलिमिनेट किया। लर्निंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, लर्निंग फूड हैबिट ऑफ एंड हॉबीज, आपके खाने के तरीके और जो है ना आपकी हॉबीज लेस इफेक्ट पड़ता है। रिलीजियस तो बिल्कुल नहीं, एफ को आप एलिमिनेट कीजिए, ठीक है। अभी आपके पास 50-50 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि लर्निंग फूड हैबिट बिल्कुल नहीं होगा, ई भी आप एलिमिनेट करो। सो योर राइट आंसर इज ए सी डी। प्रायर एक्सपीरियंस जरूरी है, क्वालिफिकेशन ऑफ द लर्नर भी जरूरी है, लर्निंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कौन सा है, इसी वजह से तो ब्लूम टैक्सोनॉमी स्टेजेस ऑफ लर्निंग याद आया। तो इस वजह से इस तरीके से हमें क्या करना है, जब भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा ऑप्शन आते हैं, देयर इज द लेस चांस टू गेट करेक्ट इनकरेक्ट, ठीक है। क्योंकि आप जो है ना एलिमिनेशन के थ्रू आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हो, और ये तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको ये नहीं ढूंढना है सही कौन सा है, आपको ढूंढना है गलत कौन सा है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्या देखा, दोनों सही है, बट उसमें से बेस्ट कौन सा है ये आपको ढूंढना है। दैट विल बी ओनली पॉसिबल थ्रू एलिमिनेशन 1। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, सीसीई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आजकल एनडीए पूछ रहा है कि सीसीई का सबसे जो है ना इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, हिंदी में एक बार देख लेते हैं, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या है, ठीक है। और इसमें जो है ना आपके ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, अगेन आपको खुश हो जाना है क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन लगेगा। इट इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ स्टूडेंट बाय टेकिंग मेनी टेस्ट, इसमें जो है ना वर्कलोड बनाने की कोशिश करती है, यानी कि इसमें जो होता है ना बच्चे को हमेशा बोझ बढ़ दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। मैंने आंसर दिखा दिया, बट प्लीज क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। यहाँ पे कई परीक्षाओं के द्वारा आपकी वर्कलोड को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। कभी भी एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा काम नहीं करता है जिससे बच्चों को जो है ना परेशानी हो। वो चाहते हैं बच्चों की वर्कलोड घटाने के लिए। तो कोई भी ऑप्शन जो है ना आपको ऐसा सेलेक्ट नहीं करना है जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अगेंस्ट जाए, ठीक है। बी फेथफुल, ठीक है। तो ये जो होगा ना आपका एलिमिनेट करना है, ए एलिमिनेट किया, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, थोड़ा सा रिप्लेस मार्क्स विद द ग्रेड, ऑफकोर्स ग्रेडिंग सिस्टम आ गया है, ठीक है। तो आपका बी जो है ना वो सही होगा, हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया है ये ऑप्शन, तो ऑफकोर्स बी सही होना चाहिए। इट एवेलुएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट, ऑफकोर्स कंटिन्यूअस है,
निरंतर होते रहता है, बट कॉम्प्रिहेंसिव है कि आपकी हर जो है ना गुण है उसको देखी जाएंगी। तो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव, समग्र समग्र चीजें। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो है ना एवरी एस्पेक्ट की बात की गई है, तो आपका सी भी सही है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फियर, ये क्या करता है, आपकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो डर है उसको कम करता है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है ना पैटर्न में होने लगता है तो आप जो है ना उसकी डर खत्म हो जाती है। तो आपका जो ऑप्शन बी है सही है, ठीक है, सी सही है और डी सही है। सो मोस्ट प्रोबेबल आंसर इज डी, ठीक है। तो इस तरीके से सीसीई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उसको एनालाइज करके आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आते हैं वैसे क्वेश्चन जो कि थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं। बाकी सब चीजें जो थी ना वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग थी, वो जो है ना आपकी कॉमन सेंसिकल थी। अब ये ऐसी क्वेश्चन है जो कि आपको थोड़े से आप पढ़े होगे ना उस टीचिंग एप्टीट्यूड को, तभी आप कर पाओगे। तो आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, इनमें से कौन जो है ना सबसे सर्वोत्तम तरीका है पढ़ाने का, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, लेक्चर, डिस्कशन, परफॉर्मेंस, स्टेटमेंट, ठीक है, इनमें चारों में से कौन जो है सबसे सही तरीका है, ठीक है। तो देखिए जब हम बात करते हैं लेक्चर की, इसको हिंदी में जो है कहते हैं प्रदर्शन को, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन भी आप कह सकते हो इसको, और इसको आप परफॉर्मेंस भी परफॉर्मेंस कह सकते हो, बट इस राइट करेक्ट आंसर इज डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ट मेथड इसलिए है क्योंकि इसमें हमारी जो है ना सारी इंद्रियां, ठीक है, सारी इंद्रियां जो होती है ना वो शामिल रहती है। आप ना केवल सीखते हो सुनते हो, बल्कि आप वहां पे आप करके भी देखते हो। तो मोटर स्किल्स भी क्या होती है, दैट विल स्टिल वर्किंग, ठीक है। सिर्फ आपकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं, मेंटल प्रेजेंस नहीं, बट योर साइकोमोटर स्किल्स इज ऑल्सो देयर। सो बेस्ड अपॉन दिस परफॉर्मेंस, ठीक है, प्रदर्शन करके आपको जब सिखाया जाता है, दैट इज बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। लेक्चर में आप क्या करते हो, सिर्फ सुनते हो, ठीक है, आपकी जो है ना आपकी सेंसेस, हियरिंग सेंसेस, दैट विल वर्क। डिस्कशन में जो है ना आप अपने जो है ना जनरली आप अपनी जो नॉलेज है उनको आप इन्हांस करते हो, तो जनरली आपकी बोलना सुनना दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, बट आपकी जो साइकोमोटर डोमेन है दैट विल बी साइलेंट मोड, ठीक है। स्टेटमेंट, कोई कथन आप दे रहे हो, ठीक है, दैट विल बी नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज आप ना तो हियर कर रहे हो, यू आर जस्ट स्पीकिंग। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, तो इसमें जो है ना आप दिखा दिखा करके आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो, और उसके हिसाब से लोग उसको क्या कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसलेक्सिया किसके साथ जुड़ा हुआ है, मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक विकार, व्यवहार संबंधित विकार, रीडिंग डिसऑर्डर, राइटिंग डिसऑर्डर। आपको बताना है इसमें से डिसलेक्सिया जो है ना किससे संबंधित है। सो जब भी हम बात करते हैं रीडिंग, ठीक है, इससे संबंधित होती है आपकी डिसलेक्सिया। राइटिंग से आपकी जनरली डिस्ग्राफिया होती है, ठीक है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन कि आपने कॉन्सेप्ट्स को कितने समझा है, आपने रिमेंबर कितना अच्छे से किया है। दैट्स काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो कमिंग इन द टीचिंग एप्टीट्यूड। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है इफ देयर इज अ सम डिस्टर्बेंस इन द क्लास, क्लास में कुछ जो है ना कुछ अशांति है, तो while गिविंग अ लेक्चर अ टीचर शुड, तो उस टाइम टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए चुप रहो और फिर जारी रखें, कुछ देर आपको साइलेंट रहना, एंड देन यू विल स्टार्ट। उन परेशानियों को दंड, जो परेशानी क्रिएट कर रहे हैं उनको पनिश करना चाहिए। उन्हें परेशान करने वाले लोगों को सिखाने के लिए प्रेरित करना। कक्षा में क्या हो रहा है कि परेशान, इसका कह रहा है नॉट बॉदर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास, कि कक्षा में क्या कर रहा है उसके बारे में आप परेशान मत रहिए, आप पढ़ाने पे जारी रखिए। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जो है ना एजुकेशन मिनिस्टर और एक बच्चे के नजरिए से सोचना है। क्या आपको लगता है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है कि आपको पनिशमेंट या फिर दंड देना, इन सब चीज़ों के वो खिलाफ है? तो कभी भी जब ये आपको पनिशमेंट करना, इन सब चीज़ों को जो है ना आप कंप्लीटली नेग्लेक्ट करेंगे, उन पे जो है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो क्या करते हैं, शिक्षा को और भी ज़्यादा सरल बनाने और भी ज़्यादा सुगम बनाने पे जोर देते हैं। तो कभी दंड देना जो है ना उनका एम हो ही नहीं सकता, ठीक है। थोड़ी देर चुप रहो और फिर जारी रखिए। देखिए इससे जो है ना आपकी जो है ना परेशानियां कम नहीं होगी, फिर से वो बच्चा जो है ना वो फिर से स्टार्ट कर देगा। तो ये जो है ना इट्स अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन
कक्षा में क्या हो रहा है उसके बारे में, इट्स अ नेग्लिजेंस। आप टीचर को एक नेग्लेक्ट नहीं करना है, आपको इंक्लूड करना है बच्चों को, इंक्लूसिव स्टडी। तो उसमें आप क्या करो, जो परेशान कर रहे हैं उनको मोटिवेट करो, ठीक है। कि द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड इज 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन आते हैं, इसके आप 10 मार्क्स ले सकते हो। तो इस तरह से इस टॉपिक को रिलेटेड जो है ना, टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझा करके आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हो। तो your correct answer is option number C. Now let's come to the question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस। आपको टीचिंग प्रोसेस को फिर से जो है ना क्रमानुसार आपको सजाना है। रिलेटिंग प्रेजेंट नॉलेज विद द पास्ट नॉलेज, आपको जो है ना पिछले ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से संबंधित करना है। मूल्यांकन, रीटीचिंग, पुनः जो है ना पुनः पढ़ाना। फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि अनुदेशात्मक उद्देश्यों को तैयार करना, अनुदेशात्मक सामग्री की प्रस्तुति। देखिए एक बार जो होता है ना रीटीचिंग वर्ड आप समझ लीजिए, एक चीज आप हमेशा याद रखिए, एवोल्यूशन जो है ना और रीटीचिंग ये बात की प्रोसेस है। पहले आपने मूल्यांकन किया और मूल्यांकन में देखा कुछ बच्चों का जो है ना कम आ रहा है, फिर उसके बाद आप रिमीडियल क्लास लेते हो या फिर रीटीच करते हो, तो ये सब चीजें आपके बाद में आएंगी। राइट तरीका इसका ये है जो आपको बोलते हैं ना क्रमानुसार से आइए। पहले में आपको ढूंढना है कि या तो पहला कौन होगा या फिर लास्ट में कौन होगा। लास्ट वाला ढूंढना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो आप एवोल्यूशन को कह सकते हो, एवोल्यूशन, और उसके बाद रीटीचिंग, यानी 2 और 3 लास्ट में होना चाहिए। 2 और 3 लास्ट में नहीं है, 2 और 3 लास्ट में नहीं है, 2 3 लास्ट में नहीं है, 2 और 3 लास्ट में है, ठीक है। तो पहला क्या होगा, आप खुद इसके ऑर्डर को समझिए, ये तरीका होता है राइट आंसर तक जाने का। अब सबको जो है ना आप पढ़ोगे ना, इट विज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तरीका क्या है कि आपको शुरू वाला और लास्ट वाले को गेस करना है और फिर ऑप्शन में ढूंढना है। ऑप्शन जब आपको राइट मिल गया तो फिर से जाकर के आपको देखना है कि इज इट इन राइट ऑर्डर और नॉट, ठीक है। तो फोर्थ है कि पहले आपको क्या करना है, आपको इंस्ट्रक्शन और ऑब्जेक्टिव समझाना है। जैसे मैंने आपको टेस्ट स्टार्ट किया तो मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, हर क्वेश्चन सही क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन मिला। फिर उसके बाद आपने क्या किया, जो बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उससे आपने रिलेट कर दिया टॉपिक, ठीक है, तो उनको समझने में आसानी होगी। और फिर उसके बाद आपने क्या किया, प्रेजेंट किया, ठीक है। और दूसरा में फिर आपने क्या किया, इवेल्यूट किया, और फिर उसके बाद आपने रीटीचिंग की। सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द सीरीज जहां से आप क्या करते हो, एक अच्छी टीचिंग को स्टार्ट करते हो। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है CIET स्टैंड फ्रॉम, दिस इज द करंट अफेयर क्वेश्चन, ठीक है। करंट अफेयर या फिर जो चीजें जो है ना आपको इंटरनेट पर दी जाती है उससे रिलेटेड ये संबंधित ये क्वेश्चन है, और आपसे पूछ रहा है CIET का फुल फॉर्म क्या है। देखिए CIT द फुल फॉर्म इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इट्स अ कहते हैं ना रट्टा बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो CIT का फुल फॉर्म जो है ना, इट्स NCERT के जो है ना कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है जो कि मदद करती है, और इसको 1984 के दौरान जो है ना स्टैब्लिश किया गया ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है ना वो बढ़ सके, इम्प्रूव हो सके। तो CIET क्या है, इट्स अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस चीज को आप याद रखोगे। Now let's come to the question number 10। कह रहा है which of the following is the enhance the status of teaching। इनमें से कौन जो है ना कि आपकी शिक्षण की स्थिति को बढ़ा देता है, ग्रुप टीचिंग, टीम टीचिंग, कोऑपरेटिव टीचिंग, माइक्रो टीचिंग। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, जो वर्ड माइक्रो टीचिंग है वो जो है ना इट्स अ न्यू थिंग जिसके बारे में जो है ना NTA अभी क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। माइक्रो टीचिंग एक विधि है जिसमें क्या किया जाता है, टीचर को ट्रेन किया जाता है, और जब टीचर जो है ना ट्रेंड है तो वो क्या करते हैं, बच्चों को बहुत ही आसानी से पढ़ा सकता है, बहुत ही अच्छे से पढ़ा सकता है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको एक टीचर है, ट्रेडिशनल टीचर है, और वो बच्चों को बता रहा है कि बच्चा गुड टच और बैड टच क्या होता है, ठीक है, वो लेसन के फॉर्म में बता रहा है। बच्चे जो है ना, हो सकता है छोटे छोटे बच्चे इस चीज को ना समझ पाए, वर्ड्स को ना कैप्चर कर पाए, लेकिन एक ऐसा टीचर है जिनको ट्रेन किया गया है कि आपको गुड टच बैड टच कैसे पढ़ाना है। तो आप क्या करते हो, आप उन बच्चों को उस पे दिखा दिखा के कि यहाँ अगर कोई छुएगा दैट्स अ
बैड टच, इस तरह की चीजें जब आप करते हो ना, इट्स अ ट्रेन्ड थिंग, और इससे क्या होता है ना, जो आपकी सिखाने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है जो है ना, वो इन्हांस हो जाती है। तो माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग एक टीचिंग की जो प्रक्रिया है, इसमें क्या होती है, टीचिंग की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज कर दी जाती है। ग्रुप टीचिंग में क्या होता है, आप जो है ना बहुत सारे टीचर मिलकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, और सारे स्पेशलिस्ट रहते हैं, और इससे क्या होता है ना कि इसके जो है ना, आप हर एक्सपर्ट से पढ़ते हो, देयर इज चांसेस जो है ना कि आपको सेम टाइम पे बहुत सारे नॉलेज मिले। लेकिन डिसएडवांटेज भी होते हैं इसके बहुत सारे। टीम टीचिंग वही कुछ ऐसा ही। कोऑपरेटिव टीचिंग मतलब कि आप साथ में मिलकर के आपको ना, आपको सारे आंसर सही लगेंगे। बट माइक्रो टीचिंग इज द वन थिंग जिसके बारे में जो है एनटीए भी बार बार पूछ रहा है, और इसका मतलब यही होता है ना कि आप जो है टीचर को ट्रेन करो, उसको स्किल्ड करो, जैसे वो कॉन्सेप्ट, जैसे अगर मैं आपको टेबल बता रही हूँ, चाहे मैं आपको कोई पोएट्री समझा रही हूँ, पोएट्री को किस तरीके से डांसिंग के फॉर्म में, सिंगिंग के फॉर्म में, या फिर पहाड़ा को कैसे इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको सिखा सकती हूँ, इससे क्या होगा ना, बच्चों का जो भय है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा टीचिंग को लेकर के। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ब्लैक बोर्ड कैन बी यूज्ड बाय अ टीचर फॉर द बेस्ट। इनमें से देखिए, ब्लैक बोर्ड हम लोग सबको याद यूज किए होंगे, कभी ना कभी अपने टीचर को देखे होंगे पढ़ाते हुए, यूज करते हुए। तो कह रहा है कि ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? काले और सफेद में काले और सफेद में शिक्षण के मामले को लाना, ब्लैक एंड व्हाइट में आपको समझाना, ठीक है, ब्रिंगिंग द मैटर ऑफ टीचिंग इनटू ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि आप जनरली क्या होता है ना कि जब क्वेश्चन जो में जो वर्ड रहता है और आंसर में जो वर्ड रहता है ना, तो हमें लगता है ना कि वही सही हो, बट दैट्स द ट्रैप, ये ट्रैप होता है, ठीक है, आपको उस चीज को समझना है। और फिर कह रहा है कि छात्रों को चौकस बनाना, ठीक है, मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा है, अचानक से जो है ना आपने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख लिया, तो जरूरी नहीं है कि वो बच्चा फिर से ध्यान दे, हो सकता है कि और भी जो है ना वो बात करना चालू कर दे, ठीक है। फिर कह रहा है महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय अंक लेखन, ठीक है, आप इंपॉर्टेंट और नोटेबल फिगर को आप ब्लैक बोर्ड पे लिखो। और शिक्षक को खुद को प्रकाश डालना, टू थ्रो लाइट और ब्रिंग अटेंशन ऑफ द टीचर। देखिए, जब हम ब्लैक बोर्ड का यूज इसलिए करते हैं ना कि कुछ चीजें जो है ना बोलते वक्त जो है ना अब बच्चों ने नोट ना की हो, सुना नहीं हो, तो हम उस टॉपिक को क्या लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिख लेते हैं, ताकि लास्ट में क्या करें, बच्चों उन वर्ड्स को जो है ना आसानी से लिख सके और उसको जो है ना आप हाईलाइट कर सको। तो जब भी हम इस तरह की चीजें लिखते हैं, तो महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय जो होते हैं ना, उल्लेखनीय जो पॉइंट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, और यही जो है ना ब्लैक बोर्ड का सही इस्तेमाल है, ठीक है। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि मोस्ट इफेक्टिव ऑफ लर्निंग नाउडेज, सबसे अच्छा तरीका क्या है आज के जमाने में पढ़ाई का, लर्निंग करने का? सेल्फ स्टडी करो, फेस टू फेस लर्निंग करो, ई लर्निंग करो, ब्लेंडेड लर्निंग करो? इट्स अ ट्रैप, इट्स अ ट्रैप। देखिए, इस ऑप्शन में ना आपको सब लगेंगे कि ये भी सही है, सेल्फ स्टडी भी सही है। कोरोना वायरस के टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल इज गोइंग फॉर द सेल्फ स्टडी। फेस टू फेस लर्निंग, ठीक है, दैट्स इज आल्सो सीम्स अ करेक्ट वन। ई लर्निंग, ऑफ कोर्स दैट्स अ रेवोल्यूशन है, जब से ना डिजिटलाइजेशन आ गया, पीपल आर मूविंग टू द ई लर्निंग। एंड ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब समझिए, ब्लेंडेड लर्निंग, वर्ड ब्लेंड मतलब क्या होता है, मिश्रित, आपने ब्लेंडर सुना होगा, ठीक है, मिक्सी, ब्लेंडर, इस तरह की चीजें जो मिश्रित कर देती है। इसमें क्या होता है ना, ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों का क्या होता है, समग्रण आपको देखने को मिलता है। ट्रेडिशनल मतलब कि जो है ना आपके टीचर वहां पे प्रेजेंट रहेंगे, और मॉडर्न मतलब टेक्नोलॉजी भी है। उदाहरण के रूप में मैं अभी जो है ना स्मार्ट डिजिटल बोर्ड का यूज कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि ये डिजिटल बोर्ड आपको खुद पढ़ा रहा है, ठीक है, ऐसा रहता तो वो बोलता एआई की तरह। यहाँ पे क्या है, एक टीचर है और टीचर आपको बोल रहे हैं। तो उसी तरह से क्लास में जब टीचर आपको प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो वहां पे टीचर प्रेजेंट है और टीचर आपको बीच बीच में गाइड करते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्लेंडेड। ब्लेंडेड मतलब कि आप ट्रेडिशनल वे में टीचर के सहयोग के साथ साथ में मॉडर्न चीज़ों का भी क्या उपयोग कर रहे हो। उदाहरण के रूप में मैं आपको अगर मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड मैं गूगल अर्थ या फिर मैप खोल के दिखाऊंगी, तो दैट्स अ ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है। ई लर्निंग भी सही है, दोनों ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है, और दोनों ऑप्शन जो है ना आपके सही हो सकते हैं। सो यू कैन चैलेंज योर आंसर, बोथ ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है एट द प्राइमरी स्कूल स्टेज
जब भी हम प्राथमिक स्तर की बात करते हैं, मोस्ट टीचर शुड बी फीमेल। क्यों? ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं, आंगनबाड़ी आप देख लो या फिर प्राइमरी स्कूल में देख लो, मोस्ट ऑफ द टीचर इज अ फीमेल टीचर। वाई? बिकॉज दे कैन टीच चिल्ड्रन बेटर देन मेन। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको थोड़ी सी सावधानी से जो है ना आंसर देना होगा। आप अपने ईगो पे मत लीजिएगा, ठीक है? इट्स अ रिक्रूटमेंट, ठीक है? रिक्रूटमेंट से आप आंगनबाड़ी में देख लो, मोस्ट ऑफ द वुमेन आर फीमेल। क्यों? क्योंकि उनमें जो है ना, उनमें ज़्यादातर जो है ना बच्चों की तरफ जो स्नेह है, प्यार की भावना जो है ना वो ज़्यादा होती है। अब ये जरूरी नहीं है, मेन में भी होता है, बट यहाँ पे जो है ना आइडियल आंसर विल बी दिस वन, ठीक है? आप लास्ट में जो है आप आर्ग्यूमेंट कर लो, लेकिन पहले एग्जामिनेशन दे के आना, फिर उसके बाद इस पे बहस करना। ऑप्शन जो है ना आपका ये है। लोअर वेजेस वुमेन को दिया जाता है, ऐसा एनडीए कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिसमें जो है ना मेल फीमेल की डिस्क्रिमिनेशन करेगा। ज़्यादातर इसलिए किया जाता है ना कि वुमेन में ज़्यादातर अफेक्शन और लव पाया जाता है, बट इट कैन बी अगेन चैलेंज, ठीक है? उसको आप चैलेंज कर सकते हो। मैन कैन बी ऑल्सो बी लवेबल एंड कैन ऑल्सो बी, फादर भी तो होते हैं, मेनी फादर यू हैव सीन दे आर वेरी केयरिंग टू देयर चिल्ड्रन, ठीक है? नो द बेसिक मटेरियल बेटर देन मेन। अगेन आपको एलिमिनेट करना है और फाइंड करना है विच वन द बेस्ट वन, एंड द बेस्ट वन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एस्टिमेटेड एड। देखिए, जब हम एड की बात कर रहे थे, टीचिंग एड, याद है? तो उसमें हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्टेड एड, ठीक है? जिसको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। उसमें जो है ना हमने इपीडियोस्कोप के बारे में बात किया था, ठीक है? जिसको जिसको देख करके हम क्या करते हैं, स्क्रीन पे आते रहता है और उसको हम घुमाते रहते हैं, रील की तरह रहते हैं, दैट इज इपीडियोस्कोप, ठीक है? अभी कह रहा है एस्टिमेटेड एड कौन सा है? एस्टिमेटेड एड जो होता है ना वो आपका होता है डायरोमा। डायरोमा क्या होता है? एक मिनिएचर मॉडल होता है। मिनिएचर मॉडल मतलब कि मान लीजिए कि आपको एक जो है ना आपको एक घर बनाना है, ठीक है? आपको एक सिटी दिखाना है, तो आप क्या करते हो, उसका मिनिएचर जो है ना 3D शेप में जो है ना आप रिप्रेजेंट करते हो कि यहाँ पे टावर बनेगा, यहाँ पे ग्रिड बनेगा, यहाँ पे जो है ना प्लेग्राउंड बनेगा, यहाँ पे जो है ना बिल्डिंग्स बनेंगे, यहाँ पे हेल्थ सेंटर बनेंगे, यहाँ पे जो है ना आपकी स्कूल्स बनेंगे। तो ये क्या है, एक मिनिएचर वर्जन है, 3D मॉडल में है, और आप ट्रैफिक ये सब आप जो है ना दिखाते हो। फिर उसके बाद जो होता है ना एक सिटी का डेवलपमेंट होता है। उदाहरण के रूप में जो है ना आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ का जो है ना सेटअप आप देख लेना, किस तरीके से मॉडल बनता है, किस तरीके से एक स्कूल बनता है। तो ये जो है ना डायरोमा के फॉर्म में आता है। अगर मुझे आपको वोल्केनो शो करना है, तो मैं एक मिनिएचर वर्जन की, ये जो है ना आपका लावा है, ये मैग्मा है, ये जो है ना माउंटेन है, ये जो फोकस पॉइंट है जहाँ से क्या होता है, जहाँ से आपकी मैग्मा निकलती है, लावा निकलती है, तो इसी को कहते हैं डायरोमा। ग्लोब क्या है? ग्लोब आपका जो है ना एक 3D मॉडल है जो कि ओवल शेप में होता है, जिसको पहले जो है ना मैप के थ्रू, अब ये 3D वर्जन में आ गया है। तो जब हम एस्टिमेटेड मॉडल की बात, एस्टिमेटेड रेट की बात करते हैं, दैट इज डायरोमा। सो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कॉम्पिटेंस इज डेवलप्ड इन अ टीम टीचिंग। टीम टीचिंग की जब बात करते हैं, सामूहिक टीचिंग की बात करते हैं, सामूहिक शिक्षण की बात करते हैं, तो कॉम्पिटेंस को कैसे डेवलप किया जाता है? थ्रू कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, थ्रू कोऑपरेशन, हैबिट ऑफ इनहांसिंग ईच अदर्स एजुकेशन, हाईलाइटिंग गैप्स इन अदर टीचिंग। देखिए, टीम टीचिंग का मतलब क्या होता है? टीम, आप खुद सोचिए, जब आप क्रिकेट खेलते हो, टीम बनाते हो, क्या टीम में अगर आप एक दूसरों की कमी ढूंढोगे तो क्या वो टीम टीम रहेगी? आप एक दूसरे की जो कमियों का सहारा बनते हो। तो गैप वाला तो कभी नहीं होगा, आप हाईलाइट गैप करोगे तो दैट विल, टीम विल बिकम वीक। कोऑपरेशन, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, बट ये जो ऑप्शन है ना आपका क्या कर रहा है, टीचिंग से रिलेटेड है, कि आप जो है ना दूसरों के एजुकेशन को इन्हांस करने की हैबिट डालते हो, और फिर जो वो टीम क्या बनती है, समग्र बनती है, ठीक है? तो टीम टीचिंग का मतलब है कि आप हैबिट को इन्हांस करने की कोशिश करते हो। सो ऑप्शन सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। Now let's come to the question number 16. कह रहा है which of the following is the most important feature of open book examination system? आपने सुना होगा OBE, कोरोना के टाइम पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट फेमस। रीजन क्या था इसका? कि स्टूडेंट को सीरियस कर देना, डू यू थिंक? फिर इम्प्रूव क्लास अटेंडेंस। क्लास अटेंडेंस, भाई कोरोना में तो क्लास अटेंडेंस को जो है ना हटा दिया गया था कि क्लास अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। It reduce examination and anxiety among a student. It force a student to think. ठीक है? एनएग्जाइटी को क्या करना है, खत्म कर देना है, और आपको जो है ना थिंक करने की जो है ना एबिलिटी को करना, फोर्स करना, आप पे सोचने के लिए जो है ना मजबूर कर देना। द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज कि आप जो है ना एनएग्जाइटी, जो चिंता है एग्जाम को लेकर कि मेरा बोर्ड एग्जाम होगा कि नहीं होगा,
आपको उसकी चिंता को ना खत्म करना है। यही जो रीजन था ना ओबीई को इंट्रोड्यूस करना था। बट व्हेन यू लुक इनटू दैट, द फोर्स स्टूडेंट टू थिंक, ठीक है, इसको आप एक बार देख लेना। छात्रों के बीच में परीक्षा की चिंता को कम कर देना, और ये कह रहा है सोचने के लिए मजबूर करता है। आप इसको देख लेना। बट मुझे लग रहा है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सी। आप इसको, ये जो है ना आपका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। यू कैन चैलेंज दिस ऑप्शन। सो योर द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग टू कवर, वी आर गोइंग टू स्टडी। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। और इसमें कह रहा है कि आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओबीई। तो आप इन दोनों ऑप्शन में एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग मेक्स यूज ऑफ मैक्सिमम सेंस टू इनकरेज। अभी हमने बात किया था डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, आपके ज्यादातर सेंसेस, जिसको कहते हैं ना फिफ्थ सेंसेस, इन्वॉल्व रहते हैं। तो आपसे यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मेथड जो है ना ज्यादा आपके सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, इंद्रियां जो होती है ना वो ज्यादातर इन्वॉल्व रहती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान, लेबोरेटरी मेथड के दौरान, टीम सेल्फ स्टडी के दौरान, टीम टीचिंग मेथड। तो ज़्यादातर जब हम बात करते हैं जिसमें आपकी सेंसेस ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है तो आपकी लैब में होती है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे सिर्फ देखते नहीं हो, आप उन चीज़ों को करते भी हो, ठीक है। तो लेबोरेटरी मेथड इज द बेस्ट मेथड जहाँ पे आपकी सारी इंद्रियां जो होती है ना एक जगह पे फोकस रहती है। सो लेबोरेटरी मेथड इज द करेक्ट वन। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेमिनार, कि जब हम सेमिनार की बात करते हैं तो इनमें से कौन जो है ना सबसे उसकी जो है ना विशेषताएं हैं, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं सेमिनार के बारे में। तो हमने तीन चीजें बात की थी, सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस। याद आ रहा है? जब हम सेमिनार की बात करते हैं ना तो सेमिनार में सारे एक्सपर्ट रहते हैं। कॉन्फ्रेंस जनरली जो होता है ना वो आपके पेपर प्रेजेंटेशन को लेकर के होता है, इसमें ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इसमें बहुत ही लिमिटेड जो अमाउंट ऑफ स्किल्ड पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं। वर्कशॉप आपकी स्किल ओरिएंटेड रहती है, आपको स्किल सिखाने पर जोर देती है, ठीक है। तो जब भी हम बात करें सेमिनार की, इट्स अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक एजुकेशन, यस। इट इन्वॉल्व इंक्वायरी, डिस्कशन एंड डिबेट। इसमें आपकी जो है जितने भी जो आपके डाउट्स रहते हैं उससे शामिल होता है। इट इन्वॉल्व्स लार्ज स्टूडेंट, लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। देखिए लार्ज ग्रुप जो है ना ये आपके कॉन्फ्रेंस में होता है, सेमिनार में लिमिटेड नंबर रहते हैं। तो आपको एलिमिनेट करना है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को एलिमिनेट किया, ऑप्शन सी को एलिमिनेट किया, बी डी, ए बी डी। इट इन्वॉल्व्स एकेडमिक एजुकेशन, सही है, ये सही होना चाहिए। कह रहा है इट रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन, इसमें जो है ना स्किल्ड पर्सन ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आपका जो है ना आपका डी सही है, बी सही है, ए सही है, ए बी डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नाउ what we are going to cover, we are going to cover the second last question। क्या रहा है फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, यूजी के प्रोग्राम के लिए स्वयं पे जो प्लेटफॉर्म पे जो कोर्सेज डाउनलोड किए जाते, जो अपलोड किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? एनपीटीएल, आईएमएम अहमदाबाद, एआईसीटी, सीईसी, आईआईएम, यूजीसी। एलिमिनेशन बिकॉज दिस इज व्हाट ऑप्शन गिवन, ठीक है। जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको एलिमिनेट करना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी हम यूजीसी की बात करते हैं दैट इज रिलेटेड टू पीजी लेवल, ठीक है, सीईसी यूजी लेवल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूजीसी को एलिमिनेट करना है। एफ को एलिमिनेट कीजिए, एफ को एलिमिनेट कीजिए, एफ को एलिमिनेट कीजिए। योर राइट आंसर विल बी ए सी डी, ए
सी, डी और ई। IIM बैंगलोर क्या करता है, आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ों को वो क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। सो दिस विल बी करेक्ट वन। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी हम AICT की बात करते हैं, ठीक है, ये आपकी टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड होती है, बट आप खुद देखिए कि अगर मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं होगा, व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट वन, ठीक है। तो सी जो हो ना, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जिसमें UGC को आप एलिमिनेट किया तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट, जिसमें ये सारे इंक्लूड है। NPTEL तो होगा ही होगा, ठीक है, IIM अहमदाबाद होगा, फिर सॉरी IIM बैंगलोर होगा, ठीक है, CEC होगा, ठीक है। तो जो नहीं होगा ना, नहीं होगा वो UGC नहीं होगा, तो आपको बेस्ट ऑप्शन को फाइंड करना है। सो अगर AICT दिया हुआ, इट डजेंट मैटर ये करता है कि UGC नहीं होना चाहिए, क्योंकि UGC आपकी PG से रिलेटेड होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पे आपके अंडर ग्रेजुएशन की बात की जा रही है। सो नाउ लेट्स कम टू द 20th क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ सपोर्ट राइट अमाउंट ऑफ टाइम टू इंक्रीज चाइल्ड कॉम्पिटेंस। कि जब भी हम छात्रों को जो हम क्षमता बढ़ाने की बात करते हैं तो सही समय पे सही जो है ना गाइडेंस दी जाती है, और उस गाइडेंस को क्या कहा जाता है, उस गाइडेंस को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। और ये चीज हमने कहाँ पढ़ी थी, वेस्की के कॉन्सेप्ट्स में, याद है। और एक जो होता है आपकी जो है ना पियाजे की थियरी। पियाजे की थियरी में हमने देखा था स्कीमा होता है। वो कहते हैं कि हर बच्चे क्या होते हैं, स्कीमा उसमें डेवलप रहता है, उस स्कीमा को वो क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं और अकोमोडेट करते हैं। अकोमोडेशन, ये सब चीजें हमने कहाँ पढ़ी थी, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी पियाजे में। असिस्टेंस नहीं होता है, अकोमोडेशन और स्कीमा, इसको फोल्डिंग हमने व्योस्की के कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हमने टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड डिस्कस की। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड्स की बात करते हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन सी चीज़ें हमें समझना चाहिए। और ये सारे चीज़ें आपने देखा कि कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू थिंक, हाउ डू यू अप्रोच द क्वेश्चन. Elimination method is the right way to you can approach this kind of biggest question. Nothing is impossible. So all the question of a teaching aptitude is your key to the success if you have cleared your concepts regarding the teaching aptitude. So this is all about teaching aptitude. See you in the next series of the teaching aptitude session. Thank you for joining.